हेलो बच्चे लोग कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला वेक्टर लेक्चर नंबर 3। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 और 2 देख लिया होगा। इफ़ इन केस आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसको क्लिक कीजिए और ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लीजिए सो दैट आपको ये चीज़ एकदम आसान लगे। नाउ इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। इस लेक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हम पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। नाउ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो तो एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, जो कि डेरिवेशन ट्रायंगल लॉ का ही एक पार्ट है। ट्रायंगल लॉ अगर हमने देख लिया है तो इसमें कुछ भी नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ एकदम से आप समझ लो कि ट्रायंगल लॉ का बड़ा भाई है। ठीक है, ऑलरेडी आधा काम तो वहाँ हो चुका है, इसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। आप अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा कि अगर अगर आपने लेक्चर नंबर 2 देखा है तो आपको डायग्राम देख के ही समझ में आ जा रहा है कि आपको क्या करना है। इफ़ इन केस आपने नहीं देखा है तो मैं क्विक रिविजन कर लेता हूँ। देखो, लेक्चर नंबर 2 में भी हमने 2 वेक्टर लिया था और दोनों वेक्टर को ए और बी नाम दिया था। आई हैव नॉट चेंज्ड द कलर ऑल्सो। ए वेक्टर हमने ऑरेंज कलर की पेंसिल से बनाया था, यहाँ भी ऑरेंज कलर के पेंसिल से बनाया। वहाँ पे बी वेक्टर ग्रीन कलर के पेंसिल से बनाया था, यहाँ भी ग्रीन कलर के पेंसिल से बनाया। पहले स्टेटमेंट जान लेते। स्टेटमेंट मैंने लिखा नहीं लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ट्रायंगल लॉ में क्या बोला गया था कि अगर कोई भी दो वेक्टर को आप एक ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि दोनों इन ऑर्डर ड्रॉ किए गए हैं, तो जो उसका क्लोजिंग साइड है वो रिजल्टेंट वेक्टर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ इसी तरीके से ये भी स्टेटमेंट लिख लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर किसी दो वेक्टर से आप एक पैरेललोग्राम लॉ बना रहे हैं। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर पैरेललोग्राम अगर बनाना है तो उसमें 4 साइड होते हैं। ठीक है, अरे तो आपको पैरेललोग्राम के बारे में तो पता होगा, आपने स्कूल डेज में पढ़ा है। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके दो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो आपस में पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो अगर हमने दो साइड ले लिया, दो वेक्टर, तो बाकी बचे दो साइड वही दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कहना चाहता हूँ, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस। आर मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, चलिए मैं लिख देता हूँ। आर यहाँ पे लिख देते हैं और एस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो पी क्यू एक वेक्टर हो गया, आर और पी एस दूसरा वेक्टर हो गया। तो पी क्यू के सामने वाला जो साइड हो जाता है, जिसको आप एस आर या आर एस बोलिए, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो इसके बराबर रहेगा, ए वेक्टर के बराबर। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन सेम है, लेंथ भी सेम है। ठीक है, तो दो वेक्टर से आप पैरेललोग्राम आराम से बना सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट बोलता है कि अगर आपने जो दो वेक्टर दे रखे हैं उस वेक्टर से अगर आप पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करते हो और पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हो तो उसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ देख लो डायगोनल क्या है, पी से आर तक ड्रॉ किया गया वेक्टर क्या है, एक डायगोनल है इसका। तो ये जो है ए और बी के एडिशन को बताएगा। नाउ अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इसके लिए मैथमेटिक्स अगर करना है तो ये पिक्चर आपके ट्रायंगल लॉ का ही पिक्चर है। जस्ट आपको क्या करना है, ऊपर वाले ट्रायंगल को भूल जाना है। ऊपर वाले ट्रायंगल को अगर आप कवर कर देते हो, अगर इतने पार्ट को आप कवर कर दो तो आपके पास जो चीज़ है वो हम लोग ऑलरेडी ट्रायंगल लॉ में देख चुके हैं। आर एम पी। ठीक है, आर एम पी या पी आर एम, ये वेक्टर, ये ट्रायंगल हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। और जैसी मैथमेटिक्स थी वैसी मैथमेटिक्स यहाँ भी रहेगी, कुछ भी इसमें आपको डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। खाली आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो इन वेक्टर्स का ख्याल रखना है। ये वेक्टर जिस तरह से हैं उसी तरीके से आप ड्रॉ कीजिए। ए वेक्टर लेफ्ट से राइट की तरफ है, इतने लेंथ का है, मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ इतने लेंथ का रख लिया। बी वेक्टर ऐसे जा रहा है तो देखो मैंने एकदम पैरेलल यहाँ पे उठाया और बी वेक्टर को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है आपको। बस मैथमेटिक्स करने के लिए आप वही काम करेंगे जैसे यहाँ पे दो ट्रायंगल में आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, वही काम यहाँ भी करेंगे। एक क्विक रिवीजन हम लोग उसका कर लेते हैं। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि लेक्चर 2 में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ये आर एम क्यू और एक आर एम पी बन रहा है। तो आर एम क्यू में अगर हम लिखना चाहें
तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है मीन्स आपका जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी है तो आप क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर मीन्स क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ साथ आप और क्या लिख सकते हो उस ट्राइंगल में, साइन थीटा अगर आप निकालेंगे, साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट है आपका आर एम, हाइपोटेनस है आपका क्यू आर, जिसको आप बी भी बोल सकते हैं। इससे आपको आर एम मिल जाता है कितना, ये मिल जाता है बी साइन थीटा। लाइकवाइज अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब क्यू एम अपॉन बी, जिससे आपको क्यू एम निकल जाता है कितना, बी कॉस थीटा। वेरी सिंपल थिंग। ऑलराइट, क्यू एम इज इक्वल टू बी कॉस थीटा आपको निकल गया। अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। बड़े वाले ट्राइंगल में ये आपका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं ये हाइपोटेनस जिसको आप आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस this entire square plus this entire square means pm square plus rm square, but pm can be written as pq plus qm, so you can write pq plus qm to the whole square plus rm square जो आपके पास as it is था। अब ये a plus b to the whole square के फॉर्मूले पे फिट हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये होगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, मतलब पी क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू एम स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू क्यू एम प्लस आर एम स्क्वेयर। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लेता हूँ कुछ चीज़, क्यू एम स्क्वेयर प्लस आर एम स्क्वेयर, क्यू एम स्क्वेयर प्लस आर एम स्क्वेयर गिव्स यू बी स्क्वेयर, और ये पी क्यू अगर आप देखेंगे पी क्यू ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको इन जनरल क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू ए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वेयर प्लस ये जो मैंने अंडरलाइन किया है क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर इज बी स्क्वायर, सो यू कैन राइट ओवर हियर बी स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस यू हैव टू, so you write 2, then you have pq, again pq is a, and then you have qm, you have qm over here, qm is equal to b cos theta, तो b cos theta। ट्राइंगल लॉ से भी आपने इसी तरीके से रिजल्टेंट निकाला था। ठीक है, तो मैथमेटिक्स रिमेन्स द सेम, ओनली थिंग इज कंस्ट्रक्शन पार्ट इज लिटिल डिफरेंट, just an extension of triangle law. So if you have understood triangle law, there is no problem in understanding this parallelogram law. So I hope there is nothing much remain in this, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, but make sure you definitely watch lecture number 3, और उससे भी पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले मेरे लेक्चर को, मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल बटन को भी आप डेफिनेटली प्रेस कर दें, सो दैट आपको आने वाले फ्यूचर वाले लेक्चर्स के बारे में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इसके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये तो हो गया भैया आपके पास जब दो वेक्टर्स हैं तो उसको ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए फॉर्मूला बन गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। आप यहाँ का स्क्वायर राइट हैंड साइड पे सेंड कर सकते हैं, तो वो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो आपके पास मिलेगा आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स। ऑलराइट, और इनके बीच का एंगल भी हमने निकाला था। मैं एक बार ये दोनों फॉर्मूले को लिख लेता हूँ। वी हैव आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द गिवन टू वेक्टर्स, एंड देन ये वेक्टर जो रिजल्टेंट जो है वो दिए गए पहले वेक्टर के साथ एक एंगल बना रहा है अल्फा, विच इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो उसको निकालने के लिए हमने ट्राइंगल लॉ में फॉर्मूला देखा था, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी
cos theta, a plus b cos theta. Very simple. I hope this you remember. We have learned this thing in lecture number 2. अब हम देखते हैं कि अगर हमारा वेक्टर जो है, दो वेक्टर दिया गया है जिसका एडिशन हमने ऐसे निकाल लिया, अगर हमको उनका सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो हमारे लिए डायग्राम कैसे बनेगा एंड ऑल दैट, वो भी हम देखते हैं। और मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो देखते हैं। तो उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। चलिए, तो इस पार्ट को मैं इरेज कर लेता हूँ। मैं पूरा डायग्राम ही इरेज कर देता हूँ। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि दो वेक्टर्स दिए गए, ठीक है, ये हो गया आपका वेक्टर 1 जिसको आप ए वेक्टर बोल सकते हैं, और आपके पास एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। तो उसको कैसे ड्रॉ करना होता है, उसको इसके हेड से आप ड्रॉ करेंगे। तो मान लीजिए दूसरा वेक्टर यहाँ पे आ गया, ये हो गया दूसरा वेक्टर बी, इसको आप बी वेक्टर बोल दीजिए, ठीक है, और इसको आप ए वेक्टर बोल दीजिए। तो इसका जो क्लोजिंग साइड होता है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्लोजिंग साइड जो है सो इनके रिजल्टेंट, एडिटिव रिजल्टेंट मतलब एडिशन बताएगा। दिस विल गिव यू आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, इट विल गिव यू ए प्लस बी, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर समेशन सम, this is sum of a plus b, okay, and the sum of a plus b is making an angle alpha, जिसका ये फॉर्मूला मिल गया आपको ऐसा। लेकिन अगर आपके पास आपको निकालना हो a माइनस बी, अगर आपको a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया, a माइनस बी का मतलब हो गया आप a वेक्टर में ऐड कर दो नेगेटिव b वेक्टर। दिस इज अ सिंपल मैथमेटिक्स, यू नो। Differentiate, I mean subtracting something means adding the negative of the same thing, ठीक है। तो a minus b is as good as writing a plus minus b। तो अब आपको एक माइनस b वेक्टर मतलब नेगेटिव b वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो नेगेटिव b वेक्टर हम बना लेते हैं। तो नेगेटिव b वेक्टर क्या होगा, तो नेगेटिव b वेक्टर होगा वो b वेक्टर के इक्वल लेंथ का होगा और उसका डायरेक्शन b वेक्टर के एग्जैक्टली अपोजिट होगा। तो अगर b वेक्टर यहाँ हेड कर रहा है तो b नेगेटिव b वेक्टर इसी के लेंथ का इसके अपोजिट डायरेक्शन में हेड करेगा। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव b वेक्टर है। मैं इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये हो गया आपका नेगेटिव b वेक्टर, ओके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये माइनस b वेक्टर हो गया। तो अब आप ऊपर के ट्राइंगल को भूल जाइए, आप ऊपर के ट्राइंगल को फॉर द टाइमिंग भूल जाइए। तो आप देखिए कैसे आपको ट्राइंगल बनाना है। अब आपके पास दो वेक्टर कौन कौन से हैं, एक है ए वेक्टर और एक है नेगेटिव बी वेक्टर। उससे ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, तो पहला वेक्टर ड्रॉ कीजिए जो आपने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे ए वेक्टर। फिर आपको दूसरा वेक्टर उस वेक्टर के हेड से ड्रॉ करना है। तो उस वेक्टर के हेड से हमने ड्रॉ कर लिया। तो जो क्लोजिंग वेक्टर होता है वो कैसे ड्रॉ करते हैं, वो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो दूसरे वेक्टर, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो वेक्टर हो जाएगा ये आपको a और माइनस बी का रिजल्टेंट देगा। ये आपको क्या देगा, a और माइनस बी। तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द डिफरेंस। तो मैंने यहाँ लिख दिया डिफ, ओके। सो ये आपको देगा a माइनस बी वेक्टर। क्या देगा ये, a माइनस बी वेक्टर। और हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये बंदा अल्फा 2 एंगल बना रहा है और ऊपर वाला अल्फा 1 एंगल बनाना था। तो अल्फा 1 की जगह आप यहाँ पे अल्फा 1 लिख सकते थे। और अब देखिए पहले वाले केस में जब आप एडिशन कर रहे थे तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा था, मान लीजिए कि इनके बीच का एंगल थीटा था। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं इस फॉर्मूले में, आप इस फॉर्मूले में ये हो जाता आर ऑफ सम, ठीक है, सम ऑफ टू वेक्टर्स। और यहाँ पे अल्फा 1 हो जाता जो कि एडिशन के लिए था। आप चाहे तो यहाँ पे अल्फा सम भी लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला एज इट इज रहता। जब आप डिफरेंस निकालते हैं तो मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस
आएगा। चलिए अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो एक सिंपल ज्योमेट्री के हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, उसके बीच से एक लाइन गुजर रही है, तो एक स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो हमारा जो जनरल फार्मूला है उसमें अगर आप पुट कर देंगे ये सारी वैल्यूज़ को, तो आपको डिफरेंस का भी रिजल्टेंट मिल जाएगा, या डिफरेंस के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और एंगल मिल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं, फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ऑलराइट, फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स यू विल राइट आर ऑफ डिफरेंस, यहाँ वेक्टर नहीं देंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप बोलेंगे सर यहाँ माइनस साइन लिख दिया जाए, नहीं, ये माइनस वेक्टर के लिए है जो उसके साइन को बता रहा है, उसके डायरेक्शन को बता रहा है, और यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड में कोई भी साइन नहीं होता है, चाहे आप 5 का स्क्वायर करो या फिर आप -5 का स्क्वायर करो, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आपको उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड उसका सेम ही है, हमेशा सेम है, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव भी ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ बी स्क्वायर लिखेंगे। इस बात को ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड मतलब इसका लेंथ, अगर ये 1 मीटर का है तो ये भी 1 मीटर का है, -1 मीटर का वो लेंथ नहीं होगा, प्लस 2ab कॉस। अब यहाँ पे हमको एंगल लिखना है, इन दोनों के बीच का एंगल अब थीटा नहीं है बल्कि 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो आपको पता होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये मिल जाएगा अपने को कितना, ये मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा हो जाता है। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो वो माइनस साइन हम यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस कॉस थीटा। तो आप देखिए फॉर्मूले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, फॉर्मूला एज इट इज़ है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस। मीन्स जब दो वेक्टर का एडिशन कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आप उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। लगे हाथ हम इसका डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, अल्फा के लिए भी निकाल लेते हैं। तो हम अगर यहाँ पे लिखेंगे कि आपको tan α1 निकालना है, सॉरी α2 निकालना है, तो इसी फॉर्मूले में आपको क्या करना है, जहाँ भी थीटा लिखा गया है उस थीटा की जगह आप 180 माइनस थीटा लिखिए। तो जब आप 180 माइनस थीटा लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा b साइन 180 माइनस थीटा। देखिए इस फॉर्मूले में यहाँ पे थीटा था, लेकिन अभी एंगल दोनों के बीच का थीटा नहीं है, 180 माइनस थीटा है, तो हमने लिख दिया b साइन 180 माइनस थीटा। डिनोमिनेटर में है a, डिनोमिनेटर में है a प्लस बी कॉस थीटा, तो a प्लस बी कॉस थीटा की जगह हम फिर से 180 माइनस थीटा लिखेंगे। अब आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कि कॉस 180 माइनस थीटा, तो हमने यहाँ भी यूज़ किया है कि माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये एक बार फिर से माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रह जाता है। तो ये फॉर्मूला हमको क्या मिल गया, tan α2 इज इक्वल टू बी साइन थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू थीटा ही रहती है, साइन थीटा ही रहती है, और ये हो जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा। तो एक बार फिर से देखिए, tan अल्फा का फॉर्मूला भी तकरीबन सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर में जो प्लस साइन था वो माइनस साइन बन जाता है, ठीक है। तो आप ट्रिक से भी याद रखना चाहें, अगर ये दोनों फॉर्मूला याद है तो इन दोनों फॉर्मूले में कहीं पे तो b cos थीटा आया है, तो अगर आप ऐड कर रहे हैं तो b cos थीटा वाला टर्म पॉजिटिव था, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो b cos थीटा वाला टर्म नेगेटिव कर दीजिए, आपका सब्ट्रैक्शन हो गया दो वेक्टर्स का।
आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है सब्ट्रैक्शन का। सिंपली आपको क्या करना है, दिए गए वेक्टर को आप जो ऐड कर रहे हैं वो उसके नेगेटिव वेक्टर को ऐड कीजिए, तो वो एज गुड एज सब्ट्रैक्टिंग दैट वेक्टर के बराबर हो जाता है। मैथमेटिक्स में कोई डिफिकल्टी नहीं है, मैथमेटिक्स भी सिंपल है। अगर आपको एडिशन का फॉर्मूला याद है तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले में सिर्फ बी कॉस थीटा वाले टर्म्स को आपको माइनस कर देना है प्लस की जगह पे। कुछ टेक्स्ट बुक में जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे वेक्टर ए और बी लिया है मैंने, कुछ टेक्स्ट बुक में आपको वेक्टर पी और क्यू के टर्म्स में दिया गया रहता है, तो सिर्फ उसका लेबलिंग अलग हो गया, उसको डिनोट अलग अलग लेटर से कर रहे हैं। मैथमेटिक्स सेम रहेगा। अगर वहाँ पे ए बी की जगह पी क्यू है तो आप यहाँ पी और क्यू लिख देंगे, दैट्स इट। तो उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यू ऑल आर ग्रोन अप स्टूडेंट, तो आई होप दैट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन योर अंडरस्टैंडिंग, ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, सो विद दिस हमारा ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टॉपिक ओवर होता है। अगले लेक्चर में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम एक और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वेक्टर से रिलेटेड एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग से एक बार फिर से गुजारिश है कि आप अब तक का जो 3 लेक्चर हुआ है, लेक्चर 1, 2 और 3, उन तीनों लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, सो दैट जब हम लोग लेक्चर 4 में मिलेंगे तो बाकी की अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो जाएगी और हम काफ़ी आसानी से चीज़ों को सीख पाएंगे। तो इसके साथ हम अपना ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी लेक्चर 4 में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टाटा एंड बाय बाय।